Hi everyone, welcome to this new session of CMA Foundation Law। आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। दोस्तों, मेरा नाम CA राघव गोयल है। आई एम टीचिंग टू CMA स्टूडेंट्स फॉर मोर देन अ डेकेड। आज हम जो नया बैच शुरू करेंगे, पहले उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि CMA फाउंडेशन लॉ में कंटेंट कौन कौन से हैं और आज हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। CMA फाउंडेशन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि आपके फाउंडेशन में जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये आपने पहले जरूर देखे होंगे, प्रोवाइडेड यू आर फ्रॉम कॉमर्स। आज जब आप CMA फाउंडेशन का लॉ शुरू कर रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि लॉ अदालतों वाला होगा। हिंदी फिल्मों में आपने कई बार सुना होगा वो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड जो वकील बोलते हैं। ये लॉ तो वही है, लेकिन दोस्तों कानून की कई ब्रांचेस होती हैं। कानून कई प्रकार का होता है। सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, बिजनेस लॉ होता है। भाई आप बिजनेस करेंगे कल को, या आप किसी के बिजनेस को असिस्ट करेंगे कल को। आप सोचिए, आइदर यू वुड हैव योर ओन प्रैक्टिस। आप अपनी CMA बनने के बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आप सिग्नेचर्स किया करेंगे, ऑडिटिंग किया करेंगे, वेरिफिकेशन किया करेंगे, अटेस्टेशन किया करेंगे। तो कानून नहीं पता होगा तो कैसे कुछ वेरीफाई करेंगे। अगर आपने अपना बिजनेस खोला, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे ट्रेडिंग का, चाहे सर्विसेज का, तो आप सोचिए आपको जब खुद बिजनेस करना होगा तो आपको नहीं पता होना चाहिए कि कानून क्या है, हिंदुस्तान में व्यापार करने के नियम क्या हैं। और तीसरा, अगर आप कहीं जॉब भी करेंगे तो भी जिस बिजनेस में आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगने वाले रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आज हमें CMA फाउंडेशन में ये कैसे पता कि आप इन 3 में से क्या चूज करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी जॉब करेंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे, आप क्या करेंगे, ये आज तो नहीं पता। तो कुछ कॉमन कानून है दोस्तों जो हर केस में अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ डील करी, किसी के साथ अग्रीमेंट करा, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई तुम मुझे गुड सप्लाई करोगे 1 साल तक। आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला और आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब वो जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, वो रॉ मटेरियल आपने किसी सप्लायर को बुक कर लिया कि भाई हमें हर महीने इतना रॉ मटेरियल चाहिए। डील आपकी फाइनल हो गई कि पेमेंट हर 1 महीने के 10 दिन बाद होगी, मतलब 10th ऑफ एवरी मंथ यू विल मेक द पेमेंट। अब आप इमेजिन करिए कि आप लगातार उसको पेमेंट करे जा रहे हैं, वो भी आपको लगातार गुड्स भेजा जा रहा है। किसी एक दिन ऐसा हुआ कि गुड्स टाइम पर नहीं आए, आपने उसको शिकायत करी, वो आप पर भड़कने लगा, आप दोनों में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। अब आप कह रहे हो कल से मत भेजियो तू गुड्स मुझे, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे इस तरीके से बात करने की। तो कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड हियर। वो सप्लायर आपसे कह रहा है एक्सक्यूज मी, ऐसे नहीं तोड़ सकते आप मेरे साथ डील। आपने मेरे साथ 1 साल का समझौता करा था, बीच में कैसे तोड़ सकते हैं, मुझे हर जाना चाहिए इस बात का। आप कह रहे हो हमारे बीच में ऐसा तो कुछ तय हुआ नहीं था। अब आप लड़ते फिरो, आपको अदालत जाकर ही सुकून मिलने वाला है। आप अदालत जाकर वहां पर समझाओगे कि भाई हमारे बीच में क्या समझौता हुआ था। तो मैं ये बता रहा था कि सपोज करो 2 लोग अग्रीमेंट करें, तो चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो जगह जगह हो सकते हैं ना। उसके रिलेटेड लॉ आपके कोर्स में है, चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपके कोर्स में जो 3 चैप्टर हैं लॉ में, आपके कोर्स में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिनमें से लॉ 3 है और एक एथिक्स है। आपके कोर्स में जो 3 चैप्टर्स हैं लॉ के, वो मार्केट से बिल्कुल रिलेटेड है। मतलब आप कोई सा भी बिजनेस करिए, कहीं भी जॉब करिए, आप अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रोफेशन में रहिए, कुछ भी करिए, ये 3 कानून थोड़े यूनिवर्सल नेचर के हैं, इसीलिए ये चुनकर फाउंडेशन में रखे गए। मैं आपको अभी चैप्टर्स के नाम बताता हूं, लेकिन आप पहले 1 मिनट इंट्रोडक्शन मेरा सुन लीजिए। मेरा मतलब सिलेबस का, सब्जेक्ट का, कि लॉ का मतलब क्या होता है। आई विल टेल यू लॉ कैसे बनता है, दैट आल्सो आई विल टेल यू। बट फिलहाल हमें पढ़ना है कि हमारे CMA फाउंडेशन में जो 100 नंबर का पेपर है, उसके अंदर हमें कितना अंदर समुंदर में घुसकर जाना है हीरे निकालने के लिए, पता लगाने के लिए कि हमें 100 में से हमें नंबर चाहिए, हमें 100 में से 100। सर 100 में से 60, 70, 80 के सपने तब देखने चाहिए जब आपका पेपर सब्जेक्टिव हो। आपका पेपर 100% ऑब्जेक्टिव है, 100%। अब आप सोचो, जब आपका पेपर 100% ऑब्जेक्टिव है तो आपको नहीं लगता कि 100 में से 100 आ सकते हैं। थ्योरी में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में तो नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल दिल भी उतार के रख दोगे ना आप आंसर शीट पर,
तब भी 10 में से 9 ही मिलेंगे, आपको एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा। थ्योरी में 100 में से 100 लाना बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों आपका पेपर मल्टीपल चॉइस होगा, अब उसमें या तो सही होगा या गलत होगा, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है आपको। तो उसमें सही और गलत का सवाल है, बीच का तो कोई रास्ता है नहीं, तो या तो 1 on 1 या 0 on 1, यही तो होगा। तो यहां करो ज्यादा का इरादा, 100 में से 100 मिल सकते हैं आपको। तो अब उस 100 नंबर की जो हमारी जर्नी है दोस्तों वो यहां पर शुरू होगी। 100 नंबर की जो जर्नी हमारी यहां पर शुरू होगी उसका मैं सिलेबस कंटेंट आपको बता दूं। सीएमए फाउंडेशन के लॉ के अंदर ये रहा हमारा कोर्स कंटेंट, आप देख पा रहे होंगे। ये 4 हमारे चैप्टर हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और एथिक्स। अब आपका दिल कर रहा होगा ये पूछने का मुझसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो समझ आता है, उसके बाद ये क्या लिखा है, एक्ट 1872। ये जो सेल ऑफ गुड्स है ये तो वर्ड समझ आता है हमें, उसके आगे लिखा है एक्ट 1930। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ नहीं भी आता होगा, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है, मतलब समझ लेंगे। ये क्या है, 1881। और एथिक्स क्या है, तो इसका मतलब देख लीजिए, लॉ तो है 3 और एक है चैप्टर एथिक्स का। लॉ कितने हैं, 3, और एथिक्स कितने हैं, 1। तो 3 लॉ और 1 एथिक्स हमारे पास है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप शुरू के 3 में जो लॉ पढ़ोगे वो किन किन से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात करी कि हम दुनिया में अग्रीमेंट्स करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। और सपोज करिए कि हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ दे, तो हम उसके खिलाफ शिकायत कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, क्या उसके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, कोर्ट कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ हमें पढ़ाया जाएगा इस पहले चैप्टर में, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट का मतलब होता है लॉ। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, एक्ट का मतलब लॉ। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मेरा मतलब है कि हम डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे कि लॉ कैसे बनता है, कौन बनाता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। वो सब कुछ आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज पहली क्लास में ही सारी जनरल नॉलेज नहीं देनी मुझे आपको, धीरे धीरे आ जाएगा। पहले आप पहला चैप्टर सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नाम का ये चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लोग जब एक दूसरे से समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद हमें ये ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे समझौते का सम्मान नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया उसके हिसाब से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम इस कानून की शरण लेते हैं। हम इस कानून के सामने जाकर शिकायत करते हैं। हम अदालत में जाकर जज साहब से कह सकते हैं, जज साहब देखो इस बात का कानून है हमारे देश में कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, लेकिन हमने रामलाल के साथ समझौता करा और वो समझौता तोड़ रहा है, ये कितने दुख की बात है आप सोचो। तो हम क्या करेंगे, हम अदालत में जाकर इस कानून के अंतर्गत मदद मांगेंगे। विल गो टू द कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस एज पर दिस लॉ, राइट। दूसरा देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अंदर आपको नाम पढ़कर समझ आ रहा होगा कि सेलर और बायर के बीच में रिश्ते अगर कभी खट्टे हो जाएं, सेलर और बायर जब तक एक दूसरे से खुश हैं तब तक तो कानून की जरूरत है ही नहीं। सेलर और बायर क्या दोस्तों, दुनिया में हर आदमी अगर वो एक दूसरे से प्रसन्न है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सेलर और बायर अगर एक दूसरे से काफी खुश हैं तो हमें इस बात की परेशानी नहीं कि अदालत क्या कहती है, कानून क्या कहता है। जब झगड़ा होगा, जब सेलर और बायर में से कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, जब हम अदालत जाएंगे तो हम अदालत में ये कहेंगे कि सेल ऑफ गुड्स नाम का एक कानून है जिसके अंदर ये लिखा है कि सेलर को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बायर को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और अगर नहीं निभाई तो क्या होगा, ये बोलकर हम अदालत से न्याय मांगेंगे। उसके लिए ये कानून है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरा देखिएगा, तीसरा है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है, अभी मैं लिख दे रहा हूं लेकिन डिटेल में तो आपको पता चलेगा। नेगोशिएबल का मतलब होता है समथिंग which can be exchanged, something which can be exchanged। यहां पर हम चेक की बात करेंगे, प्रोमिसरी नोट की बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। अकाउंट्स में तो आपने देखा होगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर होता है, बीआर और बीपी सुनते हैं आप।
बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, उसका कानून है ये। भैया आपने किसी को चेक इशू करके दे दिया तो आप तो पेमेंट कर देते हो, आपके खाते से डेबिट हो जाता है, आपके खाते में तो भैया आप चैंपियन लोग हैं, बहुत पैसा रहता है। लेकिन किसी ने आपको चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो उसके खिलाफ कैसे शिकायत होगी, ये कानून बताएगा आपको। आप दो लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल लिखे, उसकी पेमेंट समय पर मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो फिर कानून की जरूरत क्या है, लेकिन अगर मिलनी चाहिए और नहीं मिली तो क्या करना है, वो यहां लिखा है। इस कानून के अंदर हमें मदद मिलेगी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि होते हैं चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन कागजों को सिर्फ कागज नहीं समझा जाता। आपको याद होगा अकाउंट्स में जब आपको चेक रिसीव होता है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश करते हैं, रमेश से आपको चेक मिला तो हम तो ये मान लेते हैं कि चेक चेक नहीं है, चेक में पैसे हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमें पैसे मिल गए, हम ये मान लेते हैं कि हमारे खाते में पैसे आ गए, तभी तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो अगर वाकई में हमने उम्मीद रखकर बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और 2.5 दिन बाद 3 दिन बाद हमें पता चला कि चेक तो बाउंस हो गया, फिर हम एंट्री रिवर्स करेंगे रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन सिर्फ एंट्री रिवर्स करने से नहीं होता ना, हमें उसको पास जाकर बताना भी तो पड़ेगा कि ये तूने गलत करा है। हम अदालत में ले जाकर उसको सजा भी तो दिलवाएं कि उसने गलत करा। भाई तूने हमें चेक दे दिया, वो बाउंस कर दिया, तो अदालत में जाने के लिए हमारे पास कानून का सहारा होना चाहिए। तो हमारे देश के अंदर ये कानून बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। हमारे देश के अंदर एक किताब है, उसका नाम है भारतीय संविधान। हमारे देश में किताब है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोग मानते हैं कि वो हमारी होली बाइबल है, वही गीता कुरान है, उसी के अंदर सारे लॉ समाये हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उससे लॉ पैदा होते हैं, सारे लॉ उसी से जनरेट होते हैं, सारे लॉ की शुरुआत उसी से होती है, सारे कानून उसके अंडर बनते हैं, सारे कानून उसकी अथॉरिटी में बनते हैं, सारे कानून उसके हिसाब से बनते हैं। लेकिन वो मदर लॉ है, ऑल लॉ नहीं। लोग समझते हैं, लोग मतलब नादान बालक और बालिकाएं समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल, कोई भी कानून हो सब के सब कहां छपे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब में। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। हर बात के लिए हमारे देश में आपको कानून मिल जाएगा। हमारे पास लंबी लिस्ट है जो इंटरनेट पर आप देखोगे तो कई बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और लिस्ट खत्म नहीं होगी। लॉन्ग नंबर ऑफ लॉज है, लॉन्ग नंबर ऑफ पेजेस आपको मिलेंगे, लंबी लिस्ट मिलेगी। वो सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आने चाहिए। किसी भी कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लिखा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का सारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में, सेल का भी सारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज नॉट द राइट वन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं कि वो एक मदर लॉ है और बाकी सारे चिल्ड्रन घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है सर। तो हमें समझ आया कि हमारे सीएमए में, हमारे सीएमए फाउंडेशन में, हमारे पेपर नंबर 3 में, हमारे लॉ के कोर्स में 4 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 लॉ के हैं और एक चौथा एथिक्स का है। एथिक्स का मतलब होता है दोस्तों सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता, राइट और रॉन्ग की नॉलेज, सही और गलत का ज्ञान। सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा जरूर सोचना चाहिए, लेकिन हम प्रॉफिट मेकिंग पर ध्यान दें, प्रॉफिटियरिंग पर नहीं। कॉम्पिटिशन इज गुड, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज बैड, राइट। तो इसका मतलब हम 3 कानून पढ़ने के बाद थोड़े से प्रवचन वाले चैप्टर पर भी ध्यान देंगे। हमें पढ़ाया जाएगा कि इंसान के अंदर व्यापारी का एटीट्यूड हो, लेकिन कुछ इंसानियत के वैल्यूज भी हो। हम वर्कर को वर्कर समझें, मशीन नहीं। हम ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली की तरह ट्रीट करें। हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल पर ध्यान ना दें, उनके इमोशनल सपोर्ट को भी ध्यान दें। हम अपने व्यापार में कैसे वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें एथिक्स का चैप्टर पढ़ाएगा। दोस्तों, मैंने एक लंबा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे ही चैप्टर 1 शुरू हो जाता है तो स्टूडेंट कनेक्ट खो देता है। भाई चैप्टर 1, 2, 3, 4 करने में कितनी देर लगेगी, आप मुझे बताओ। ये प्रिंट आउट या पीडीएफ आपके पास होगा, सवालों का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, नहीं होगा तो मिल जाएगा। वो सब कुछ पढ़ना पढ़ाना तो हम करेंगे ही आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन पहली मुलाकात में जो रिश्ता बनाना होता है वो मुझे और आपको एक दूसरे से और मुझे और आपको इस सब्जेक्ट से बनाना पड़ता है। अगर आपका दिल और दिमाग दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ लें अपने साथ, अगर आप मोहब्बत करने लगे इस सब्जेक्ट से, अगर आपको प्यार हो जाए सब्जेक्ट से,
तब जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें दर्द नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपने ये समझा हाय हमारा क्या होगा, ये क्या है, ये कैसे होगा, ओहो, तो फिर तो दिक्कत ही है। लॉ में अच्छे नंबर आ सकते हैं, लॉ में अच्छे नंबर आते हैं। बरसों हो गए मुझे कराते कराते लॉ में लोगों के नंबर मंगवाते, बस आपको मेरा साथ देना है, मिलकर हम बहुत अच्छा करेंगे। अब हमारा ये जो सीएमए फाउंडेशन का लॉ है, उसमें हम आज की क्लास में जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लेट्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले यहां पर लिखा है राइट्स अवेलेबल टू अ पर्सन। एक इंसान को उसकी जिंदगी में कौन कौन से अधिकार मिले हुए होते हैं। अब आपको सुनने में अजीब सा नहीं लग रहा कि हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और हमें पढ़ाया जा रहा है इंसान को अधिकार कितने मिलते हैं। तो कोई हम सिविक्स की किताब पढ़ने बैठे हैं क्या? नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है क्या हमें? क्या हमें यह पढ़ना होगा कि एक इंसान के कितने अधिकार होते हैं? जी हां दोस्तों, आपके सीएमए इंस्टीट्यूट की किताब की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर से तो होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर में जो पहला पैराग्राफ हमारी इंस्टीट्यूट की बुक में है उसमें व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पहला हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हमें यह पढ़ना होगा कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में कितने टाइप के अधिकार मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 3 अधिकार एक इंसान को मिलते हैं हिंदुस्तान में, हर किसी को। इस भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक हर इंसान को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 अधिकार इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक तीसरा अधिकार है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसीलिए पहले आपको यह अधिकार पढ़ाए जा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जब चैप्टर का नाम कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे सबसे पहले क्या कराना चाहिए था आपको? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दोस्तों आप प्लीज क्लास को मेरे हिसाब से चलने दीजिए। आप मुझ पर भरोसा करिए, ये जीतेगा भरोसा आपका भी मुझ पर और मेरा भी आप पर। हम दोनों मिलकर 100 में से 100 फाउंडेशन के लॉ में लेकर आ सकते हैं। बस आपने भरोसा करते हुए आगे पढ़ाई करनी है। मैंने आपसे कहा कि हम 3 अधिकार आज पढ़ेंगे। 3 अधिकार मिलते हैं हर इंसान को हिंदुस्तान में। उनमें से 2 अधिकार ऐसे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन मिलते हैं। तीसरा अधिकार इस चैप्टर से रिलेटेड है और इसीलिए वो तीसरा अधिकार समझने के लिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन से अधिकार मिलते हैं आइए एक एक करके देखते हैं। यहां पर आप देखिए कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। इन इंडिया पीपल हैव 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। कौन कौन से ये रहे देखिए। अब ये जो 3 अधिकार मिलते हैं दोस्तों, पहले तीनों के नाम सुन लीजिए आप। पहला है ह्यूमन राइट्स, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। पहला कौन सा है? ह्यूमन राइट्स। अवेलेबल टू every human whether he is a citizen or not. Human rights available to every human whether he is a citizen or not. मतलब कोई आदमी हमारे देश का नागरिक हो या ना हो, कोई आदमी कितना भी गलत और कितना भी सही करता हो अपने जीवन में, उसको कुछ अधिकार तो मिलने ही चाहिए। एक इंसान अदालत में खड़ा हुआ, अपने खिलाफ बातें सुन रहा था। एक आदमी के खिलाफ बहुत आरोप लगाए जा रहे थे। ऑलमोस्ट ये डिसाइडेड था कि भाई अब इसे फांसी हो जाएगी। तो आपको बताऊं कि वो आदमी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा अचानक से। भरी अदालत में, अदालत चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वकील अपनी बातें अदालत में डिस्कस कर रहे हैं, जज साहब ध्यान से सब कुछ सुन रहे हैं, जनता की और मीडिया की निगाहें वहां टिकी हुई हैं। सब लोग देख रहे हैं कि बस अब अदालत फैसला सुनाएगी। और अचानक से वहां खड़ा हुआ वो जो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है वो, अभी कन्विक्ट नहीं, केवल अक्यूज्ड, आरोपी, जिस पर आरोप है, उसे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो धरती पर गिर पड़ा।
जज साहब ने ऑब्वियसली डॉक्टरों को आदेश दिया, एम्बुलेंस बुलाने का फरमान सुनाया कि भाई इसका इलाज करा जाए। अब अदालत में कार्यवाही तब तक के लिए लटक गई जब तक कि ये भाई साहब ठीक होकर नहीं आ जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाटक कर रहा था, आप गलत समझ रहे हैं। आप सबको ऐसा लग रहा है जैसे वो जिस पर आरोप लग रहे थे उसने अपने आप को बचाने के लिए ड्रामा किया और वो बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़ा। हम कह रहे हैं ड्रामा किया या नहीं करा वो छोड़ो, ऑन द फेस क्या नजर आता है कि वो गिर पड़ा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा, अनकॉन्शियस हो गया वो माइंड से, तबीयत खराब सी हो गई, एम्बुलेंस उसे ले गई। अब इस काम में मैं कह रहा हूं कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे ना भाई। अदालत रात में थोड़ी बैठ रही है, कुछ मामलों में बैठती है बात अलग है, लेकिन वैसे नॉर्मली अदालत रात को तो बैठ नहीं रही। अदालत ने बस ये आदेश सुनाया कि जब ये ठीक होंगे अब आगे की सुनवाई तब होगी, चलो बाय बाय घर बैठो। अब आप मुझे बताइए, वो आदमी जिसके ऊपर 10 खून करने का आरोप है, वो आदमी जिसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, वो आदमी जिसको जनता और मीडिया दोनों बुरा भला कह रहे हैं, वो आदमी जिसको अभी फांसी होने वाली है, जिसके खिलाफ आदेश साइन होने ही वाला है और वो उसी वक्त बीमार पड़ जाए, तो हिंदुस्तान ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच फॉलो करता है। हम किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं करते दोस्तों कि भाई उसे मरने के लिए छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उस पर तो वैसे भी फांसी होने वाली है, भाई उसे इलाज करा के क्या होगा। भाई वकील जज साहब से बोले, जज साहब ये यार बेहोश है, अच्छा मौका है, इसी समय आप फांसी सुना दो, सीधे मारने के लिए ले जाते हैं इसको। नहीं हो सकता ऐसे। इंसान को लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है ह्यूमन राइट्स के मुताबिक। आपको बता दूं हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है। और आपको एक बात और बता दूं, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ सीएमए की है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन में ये टॉपिक ही नहीं है। इसलिए मैंने यहीं से शुरू करा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट से शुरू नहीं करा, ताकि आपको पहचान हो जाए कि आप सही कमरे में बैठे हैं और आपने सही चेहरा चुना है, आपने सही कोचिंग चुनी है। भाई मेरी और मेरी कोचिंग की तारीफ मुझे करने का पूरा हक है, तो आप ऐसा ना सोचें बताओ अपना विज्ञापन कर रहे हैं, अरे तो कोई शाहरुख खान तो करते नहीं हमारा विज्ञापन, हम खुद कर लेते हैं। मैंने कहा आपको कि वो अधिकार जो एक इंसान को हर हालत में मिलते हैं, वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई बात आपको। अब दूसरा सुनो आप, ये जो दूसरे अधिकार हैं ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स as per provisions of Constitution of India, as per provisions of Constitution of India, भारतीय संविधान के मुताबिक ये अधिकार सिटीजन्स को भी मिलते हैं, फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। तो सर इन दोनों अधिकारों में क्या फर्क हुआ? ये फर्क हुआ दोस्तों कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो यूनिवर्सल इन नेचर है। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब अमेरिका चले जाओगे वहां भी जीने का अधिकार आदमी को है, हिंदुस्तान रहोगे वहां भी जीने का अधिकार आदमी को है। अरे ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच केवल हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर थोड़ी होती है, सब जगह एक इंसान को यह अधिकार मिलने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो उतने ही मिलते हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। भाई आप एक बात में आपको एग्जाम्पल, पहले ये लिख लिया, तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना, तुम मेरी बात सुनो। मान लो एक इंसान ने बहुत मेहनत करके 100 करोड़ रुपए कमाए। एक आदमी ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मेहनत मतलब कोई कालाबाजारी, कोई मर्डर किडनैपिंग नहीं, ईमानदारी से बेचारे ने बड़ी मेहनत करके प्लांट बनाया मैन्युफैक्चरिंग का, खूब उसने रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स बनाए, माल बेचा, 100 करोड़ इकट्ठे हो गए। अब वो जो 100 करोड़ रुपया दोस्तों इकट्ठा हो गया, उस 100 करोड़ रुपए को ध्यान से सुनना, वो जो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, उस 100 करोड़ रुपए को जब वो एंजॉय करने लगा तो सामने एक आदमी आके खड़ा हो गया, बोला मेरा नाम है इनकम टैक्स, मैं 30% पैसा ले जा रहा हूं तेरी जेब से। वो कह रहा यार अजीब बात है,
मैंने मेहनत करी, मैंने 100 करोड़ रुपया कमाया, मेरे को प्रॉफिट 100 करोड़ हुआ, रात दिन मैंने मेहनत करी, और तू कल की आई सरकार मेरी जेब से 30% पैसा ले जाएगी और बोलेगी ये टैक्स है और ये कंपलसरी है। जज बोलेगा हाँ जी रूल तो यही है। वो जो देवता हमारे सामने प्रकट हो गया, उस देवता का नाम है इनकम टैक्स, हम उससे बच नहीं सकते। वो कह रहा है मैं लेके ही जाऊंगा पैसे, हमें देने पड़ेंगे मजबूरन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति रखने का अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है। आप उतनी ही संपत्ति रख सकते हैं जितनी सरकार बता रही है। आज मान लो टैक्स 30% है, सरकार कल को कहते हैं कि 70% टैक्स होगा और तुम 30% ही अपने पास रखोगे। तो अगर आपको दोस्तों ये पसंद नहीं है तो या तो कमाना छोड़ दो, टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, या हिंदुस्तान छोड़ दो, कोई और देश पसंद कर लो जहां पर टैक्स कम हो। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, जो मैं कह रहा हूं वो ज्यादा लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन अगर सच में सरकार ऐसा कहने लगे कि 100 रुपया कमाओगे तो 70 रुपया सरकार को दोगे, तो रूल है ना, सरकार बताएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू हैव प्रॉपर्टी नहीं है लोगों के पास। आप पढ़िएगा आगे, सीएमए में तो कोर्स में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की डिटेल, लेकिन जब भी आपका दिल करे आप इसे पढ़ सकते हैं। मार्केट में गूगल पर और भाई की कई वीडियोस और किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, आप देख सकते हैं। लेकिन संविधान के अंदर मैंने ये लिखा कि जितने अधिकार लिखे हैं वो वाले अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका मन करे कि बस अब सारा व्यापार, सारा दुकान, सब मकान छोड़ छाड़ कर अब हम चंडीगढ़ में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे ये नहीं कह सकता वहीं रह तू, यहाँ कैसे आ रहा है, क्या जरूरत है आने की, हमारा जनसंख्या बढ़ जाएगा, चंडीगढ़ सुंदर है वहीं रह तू। ऐसे नहीं हो सकता। आप हैदराबाद में रहते हैं, आपका मन है कश्मीर में शिफ्ट होने का, आप खूब शिफ्ट होइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो संविधान के अंदर जो हमें अधिकार मिले हैं वो कुछ सिटीजन को भी हैं, कुछ विदेशियों को भी हैं, तो जो भी वहां लिखे हैं वो। तो अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये तो यूनिवर्सल है, दुनिया के किसी देश में चले जाओ ह्यूमन राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो अवेलेबल इन अ कंट्री, वो एक देश के अंदर मिलते हैं, एक कंट्री के अंदर मिलते हैं। क्लियर हो गई बात। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बाद अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, अपने तीसरे अधिकार की, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की। तीसरे अधिकार के अंदर एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बना ही कॉन्ट्रैक्ट से है। ये जो दो अधिकार हैं दोस्तों, ये तो भारत में बैठे हर इंसान को मिल रहे हैं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और यहां पर ह्यूमन राइट्स जो दुनिया भर में मिलते हैं कॉमन हिसाब से। लेकिन ये जो तीसरे अधिकार हैं दोस्तों, ये केवल उसी को मिलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। भाई आपने फ्लाइट का टिकट खरीदा, ठीक, एयर इंडिया का दिल्ली टू मुंबई, 8,000 रुपए आपने पे करे, तो आप दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में बैठने के हकदार हो गए। आपको यह राइट मिल गया कि आप आराम से फ्लाइट में अपनी चेयर पर, अपनी सीट पर बैठकर सो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने टिकट ना खरीदा होता और फिर हम एयर इंडिया पर केस कर देते, जज साहब मैं एयर इंडिया का प्लेन देखना चाहता था, इन बदमाशों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, तो बदमाश वो नहीं है दोस्तों, बदमाश आप हैं। अगर आप भारतीय जो कानून है उसके अंदर पढ़ने की कोशिश करें तो ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस से भी आप मुझे बताओ कि यदि आपने सिनेमा का टिकट खरीदा तो सिनेमा हॉल में बैठने का राइट आपको मिल गया, बिकॉज यू हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के अधिकार उसी को मिलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। भाई बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बायर का अधिकार है कि उसे गुड्स मिले, सेलर का अधिकार है कि उसे पैसे मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीसरी सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की, ये कॉमन नहीं है, ये देश और दुनिया को सब जगह नहीं मिलते। आप यकीन मानिए, आप विश्वास करेंगे, ये बात सच है। देखिए जो ह्यूमन राइट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हैं,
ये पूरी इंडिया या किसी भी कंट्री में एक जैसे हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिटवीन टू पार्टीज होते हैं। जिन दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा ये सिर्फ उन्हीं दो लोगों को मिलते हैं और किसी को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। भाई आपने क्लास खरीदी हमसे तो आपको अधिकार है हमारे क्लास को अटेंड कर कर हमसे पढ़ने और समझने का। किसी ने नहीं खरीदी तो जब तक वो नहीं खरीदता तब तक उसको वीडियो के एक्सेस राइट्स नहीं मिलते, लेक्चर के एक्सेस राइट्स नहीं मिलते। भाई ये बात है। तो आप ध्यान से देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो हैं वो किसको मिलते हैं? अवेलेबल ओनली टू those two parties, available only to those two parties who have entered into a contract, who have entered into a contract with each other। भाई ऐसे आप इंडिगो एयरलाइंस पर केस नहीं कर सकते ना। अच्छा एयर इंडिया से गए थे आप तो एयर इंडिया पर आप केस नहीं कर सकते ना। फ्लाइट टाइम पर नहीं पहुंची दिल्ली से मुंबई, आपने टिकट नहीं बुक कराया था लेकिन यू गॉट टू नो कि फ्लाइट लेट पहुंची। तो आपसे क्या मतलब यार? जो दो लोग एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे वो एक दूसरे पर केस कर सकते हैं अगर जिम्मेदारी ना निभाई जाए तो यहां पर आपको समझ आया कि ये वाले अवेलेबल यूनिवर्सली हैं, ये अवेलेबल इन अ कंट्री हैं और ये फिर जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं अवेलेबल ओनली अमंग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ओनली अमंग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। एक बैंक अपने कस्टमर्स को पेमेंट नहीं कर रहा, आपने बैंक के बाहर लाइन देखी लंबी। आप इमेजिन करिएगा सिचुएशन को, आप यू पासिंग बाय दैट रोड, आप उधर से जा रहे थे और आपने देखा एक बैंक के बाहर बड़ी लंबी क्यू है, बहुत लंबी लाइन है। आपने उनसे पूछा भाई साहब क्या चक्कर है, क्यों लाइन लगी है? तो वो लाइन में लगे हुए लोग आंसुओं से रोते हुए बोले क्या बताएं भाई साहब, हमारे बैंक में 40 लाख रुपया जमा है, बैंक वाले कह रहे हैं एक दिन में 50,000 ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, बैंक को कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा आपका कोई अकाउंट नहीं है बैंक में, आपका कोई रिश्ता नहीं बैंक वालों से, आप बैंक के पास जाके चिल्लाने लगे ऐसा इधर मैनेजर तू इधर आ, अदालत में ऐसा घसीटूंगा ना तुझे, ये जितने लोगों लाइन में लगे सबके पैसे दे। बैंक मैनेजर बोला जी आप कौन हो? सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, इनके मसीहा हो आप, इनके भगवान हो, कौन हो आप? हम आपसे क्यों बात करें? दोस्तों वो बात अलग है कि मैनेजर ने पैसे नहीं लौटाए, लोगों के गलत काम हो रहा है, वो बात अलग है कि बैंक में इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम है, बैंक पैसे नहीं दे रहा। लेकिन आप सच बताओ हमारी भी गलती है, हम जाकर ऐसे लड़ नहीं सकते, हम क्यों किस अधिकार से केस कर रहे हैं भाई? वी डोंट हैव एनी राइट टू स्यू दैट पर्टिकुलर बैंक। हमारे पास उस बैंक पर केस करने का अधिकार नहीं क्योंकि हमने बैंक के साथ क्या नहीं करा? कॉन्ट्रैक्ट। अब आप समझे कि जो दो अधिकार है शुरू के वो तो दुनिया भर और देश भर में होते हैं, बात ठीक है। शुरू के जो दो अधिकार है वो दुनिया भर और देश भर में होते हैं, वो ठीक है। लेकिन आज की हमारी क्लास में जो चैप्टर हमने शुरू करा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताएगा कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कैसे बनते हैं, अगर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी न निभाए तो दूसरा अपने राइट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। सब कुछ जो हम पढ़ेंगे वो आज इस अधिकार के बारे में है। दोस्तों सीएमए इंस्टीट्यूट हो या कोई भी स्टडी मटेरियल बनाने वाला पागल नहीं होता कि चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ाया जा रहा है अधिकार। अरे भाई आप पन्ने पलट के देखो तो पहला पॉइंट है क्या कि राइट्स कौन से होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। पहला ह्यूमन राइट्स दुनिया में कॉमन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देश में कॉमन, और तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये उन दो लोगों को मिलते हैं जिनके बीच में समझौता हो रहा है। इज दैट ऑल राइट? सो गुड सो गुड। सो हमारे पास ये हमने यहां तक पढ़ लिया, क्लास चालू है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं इन तीनों अधिकारों के बारे में डिटेल्स, छोटी छोटी सी। सबसे पहले देखिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। ये देखिए आप ह्यूमन राइट्स, यहां लिखा है यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड। अच्छा आपको एक बात बता दूं, नोट मत करना, ये सब कुछ जो पहले से प्रिंटेड है वो आपके पास भी पीडीएफ या प्रिंट आउट होगा।
क्योंकि आपके पेपर में 100% पेपर एमसीक्यू है और अक्सर आपका पेपर ऑनलाइन होता है। अक्सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी फिजिकल भी हुआ है। ऑनलाइन पेपर में आपको राइट आंसर पे क्लिक करना होता है, लिखने की कला तो यहां पर इस्तेमाल होती नहीं। तो एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, इस बात की टेंशन तो अपने दिमाग से निकाल दो। पढ़ पढ़कर एमसीक्यू क्लिक करने हैं आपने, तो इसलिए ज्यादा लिखने में टेंशन न दें आप। पहले समझिए, यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब देखो आप ध्यान से, यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन दी है ह्यूमन राइट्स की। यूनाइटेड नेशंस का नाम और काम पता है आपको? नहीं पता तो आप डिटेल में मुझसे अलग से मिल सकते हैं। फिलहाल हम समझ लें कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया के 200 से ज्यादा देशों की एक ग्रुप है। यूनाइटेड नेशंस 200 से ज्यादा देशों का ग्रुप क्यों है? कि दुनिया में इंटरनेशनल पीस और हार्मनी बनी रहे, दुनिया के सारे देश मिलकर तरक्की करें, अपनी भी और विश्व की भी। यूनाइटेड नेशंस के जो देश मेंबर हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स अपनाए हैं। देखो यहां क्या लिखा है, विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे भारत में वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन इज अबव कॉमन लॉ। इंसानियत सारे कानूनों से परे होती है। हमारे देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का क्या मतलब है कि सपोज करिए किसी इंसान के ह्यूमन राइट्स छीने जाएं, किसी इंसान को उसके ह्यूमन राइट्स ना एंजॉय करने दिए जाएं, एक इंसान को मानवाधिकार नहीं मिल रहे, तो वो कहां जाएगा? ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग। पहले वो अपने राज्य के कमीशन में शिकायत करे, अगर वहां पर उसे प्रॉब्लम है तो वो सेंट्रल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाए। तो ह्यूमन राइट्स आपने सुने, ये तो अपने कोर्स में बस नाम के लिए है, इसके बारे में कोई अंदर नहीं पढ़ना हमें। ये तो बस पता होना चाहिए कि 3 अधिकार है, इसलिए हमने ये वाला अधिकार सुना। दूसरा अधिकार कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये देखिए, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मैंने आपको बताया ना, सिटीजन्स हो, फॉरेनर्स हो, सबके लिए अलग अलग अधिकार लिखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो आप, दिस इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स एंड इफ सरकार कोशिश करेगी आपके अधिकार छीनने की तो आप अदालत जा सकते हैं। इफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स एनी राइट, रेमेडी इज अवेलेबल टू द सिटीजन बाय मेकिंग रिट पिटीशन। हम प्रार्थना और शिकायत कर सकते हैं हाई कोर्ट को कि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तो मैंने जनरल नॉलेज आपको बताई। कहां शिकायत कर सकते हैं अगर आपके अधिकार छिन गए, ये फाउंडेशन के लेवल की बात नहीं है। ये तो पता होनी चाहिए आपको कि भाई आप सिटीजन हैं, आप फॉरेनर हैं, तो संविधान दोनों को कुछ ना कुछ अधिकार देता है। तो जिसने जो जो अधिकार मिले हैं वो उसको अगर छीनने की कोई कोशिश करेगा, सरकार ही भले ही आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे, तो आप हाई कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। इन 2 अधिकारों को हमने जान लिया और मान लिया। नमस्ते। ये 2 अधिकार हमारे कोर्स की जिंदगी नहीं है। ये 2 अधिकार हमारे कोर्स में डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बनाए गए। तीसरा जो अधिकार है दोस्तों, हमारी दुनिया वो है। तीसरा जो अधिकार है उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। देखिए तीसरा अधिकार क्या है। तीसरा अधिकार है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ये दोनों हाथ मिला रहे हैं ना, तो जो 2 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं ये अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। देखो, दीज आर राइट्स एंड ओब्लिगेशंस क्रिएटेड वॉलंटरली बिटवीन पार्टीज बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये राइट्स एंड ओब्लिगेशंस राइट्स एंड ओब्लिगेशंस क्रिएटेड वॉलंटरली, हम अपने मन से एक दूसरे को अधिकार देते हैं। बिटवीन पार्टीज बाय मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में बनेगा। तो सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी इसके लिए कुछ ड्यूटीज निभाएगा और बी ए के लिए कुछ ड्यूटीज निभाएगी। अगर ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी नहीं निभाते तो आप अदालत जाकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। उसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स बोलते हैं।
ये केवल इन्हीं दोनों को तो मिलेंगे, ये दुनिया को तो मिलेंगे नहीं। ये इस वर्ड से हमारा टॉपिक क्रिएट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, समझौते का कानून, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। राइट दोस्तों, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की शुरुआत करते हैं। ठीक, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की शुरुआत करने से पहले, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट बताने से पहले, यह समझने से पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और अगर लोग अपनी जिम्मेदारी न निभाएं तो शिकायत कैसे होती है, अगर हम शिकायत करके जीत गए तो हमें बदले में क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा। आपके सामने मैं 3 कहानियां रखना चाहता हूं। उन तीनों कहानियों में भी 2 लोग हैं। उन 3 कहानियों में भी कोई ना कोई किसी ना किसी को प्रॉमिस कर रहा है। उन तीनों कहानियों में कोई ना कोई किसी ना किसी को कोई वादा कर रहा है और उन तीनों कहानियों में वो वादा टूट रहा है। तो आइए देखते हैं, क्या ऐसे 2 लोगों में जब डील होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौते होते हैं, एक दूसरे को वादे हम करते हैं और अगर वो वादे निभाए नहीं जाते तो क्या हम हर वादे के खिलाफ अदालत चले जाते हैं? ये बताने के लिए मेरा पॉइंट याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं, क्या हमारी जिंदगी में हम हर वादा जो करते हैं अगर वो न निभाएं तो क्या सामने वाला अदालत जा सकता है? क्या हम हर प्रॉमिस जो करते हैं अगर उनमें से हर प्रॉमिस में से कोई भी ना पूरा करे तो क्या जिन जिन लोगों से हमने प्रॉमिस करा सब अदालत जा सकते हैं? ये आइए देखते हैं 3 बड़ी सिचुएशंस के माध्यम से। तीनों सिचुएशंस मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, लेट्स एनालाइज सम सिचुएशन। इट्स योर इंटेलेक्चुअल माइंड जो मैंने यहां पर आपको दिखाया। ये देखिए दोस्तों, एक सिचुएशन है, उसको पढ़कर एनालाइज करिएगा आप। वीडियो को हो सके तो पॉज कर देना 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड मैक्सिमम। फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि मैं तुझे हर महीने 500 रुपए दूंगा पॉकेट मनी के नाम पर, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। बाद में कह रहा है टी मैं कुछ नहीं दूंगा। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट। अब बड़ी अजीब सी बात है, आप सोचिए, यहां लिखा है कि पिता ने अपने पुत्र को पैसे देने का वचन दिया। भाई पिताजी वादा कर रहे हैं, कितना एक डिग्निटी वाला आदमी वादा कर रहा है, उसको तो अपना वादा निभाना चाहिए, और वो भी पराया आदमी से नहीं, अपने मासूम फूल से, अपने बच्चे से। वो कह रहा बेटा मैं तुझे 500 रुपए महीने दूंगा, तू बेफिक्र रहे। तो भाई जब 500 रुपए की वादा हो गया तो 500 रुपए देना चाहिए। वो दे नहीं रहा 500 रुपए, बताओ। वो कह रहा है 500 रुपए दूंगा, लेकिन 500 रुपए दिए नहीं। अच्छा, बच्चा कह रहा है जी मैं कोई चैंपियन कम हूं, मैंने लॉ की क्लास ली है राघव सर की। वो कह रहा है मैंने तो लॉ पढ़ रखा, आप भी जाता हूं अदालत। बच्चा पहुंच गया अदालत, कह रहा जज साहब क्या बताऊं, बाबूजी ने धोखा कर दिया मेरे साथ, पिताजी ने धोखा करा मेरे साथ, बताओ। अब वो जज पूछ रहा अच्छा बेटा बता क्या धोखा हुआ? कह रहा जी पापा ने बोला था 500 रुपए हर महीने देंगे पॉकेट मनी, अब दे नहीं रहे। जज बोला ऐसा बेटा देख, खुद ही दरवाजे से निकल जा भाग के अभी अदालत से, हमारा टाइम खोटी मत कर। बच्चा कह रहा जज साहब मैंने तो लॉ पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था कि कोई आदमी अपना वादा न निभाए तो शिकायत कर सकते हैं अदालत में। जज कहने लगा बेटा लॉ की पूरी क्लास लेनी चाहिए, शुरू के हाफ एन आवर की क्लास लेकर कुछ नहीं होता है, पूरी क्लास लिया कर। शुरू की आधी क्लास में तो राघव सर ने क्या बताया कि अदालत में जा सकते हैं कोई आदमी अपना वादा तोड़ दे तो, लेकिन अब चैप्टर की असली शुरुआत हो रही है। दोस्तों ये बच्चा अदालत में नहीं जा सकता, कुछ गड़बड़ है कहानी में। एक बच्चा अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी आप समझ लो अच्छा इसलिए नहीं जा सकता होगा क्योंकि बच्चा फादर पे क्या केस करेगा। बिल्कुल कर सकता है, बट यहां पर कोई और रीजन है। एक पिता ने बच्चे को पॉकेट मनी देने से मना कर दिया वादा करने के बाद, और वो अदालत जाकर केस कर सकता था, ऐसा शायद हम सोच रहे थे, लेकिन कर नहीं सकता। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसमें? 5-10 मिनट रुकिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अगली कहानी देखिएगा ध्यान से, ठीक है, एनालाइज करिएगा अगली कहानी। A husband agreed to pay to his wife
A husband agreed to pay to his wife क्या certain amount as maintenance every month while he was abroad। अच्छा भैया बाहर जा रहे हैं विदेश, और भैया जो विदेश जा रहे हैं वो भाभी से कह रहे हैं कि भाई मैं तुझे हर महीने मेंटेनेंस अमाउंट भेजूंगा, पैसे भेजूंगा, तू बेफिक्र रहे। भाभी जी खुश हो गई। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट। बताओ भैया विदेश जाकर बदल गए या बिगड़ गए, पैसे नहीं भेज रहे। मतलब वो भैया जो भाभी को वादा कर गए थे कि मैं विदेश जा रहा हूं, मैं वहां से पैसे भेजा करूंगा, वहां जाकर भैया ने भेजना बंद कर दिया, नहीं भेजे पैसे। वाइफ स्यूड हिम, भाभी जी ने भी लॉ पढ़ रखा था, वो उन्होंने जाकर अदालत में केस कर दिया। जज साहब अन्याय किया, मेरे पति ने मेरे साथ, मुझे पैसे नहीं दे रहे। वो उन्होंने जाने से पहले वादा करा था कि वे मुझे पैसे देंगे, बट ही रिफ्यूज टू पे। अदालत बोला ऐसा मैडम, थोड़ी देर पहले भी एक बच्चा आया था केस करने अपने पिता पर, कह रहा पॉकेट मनी नहीं मिली मुझे। अब आप आइयो अपने पति पे केस करने के मुझे मेंटेनेंस अमाउंट नहीं मिला हर महीने वाला। ऐसा मैडम जल्दी से निकल लो, इससे पहले कि अदालत को और गुस्सा आए। देखो आप आगे क्या लिखा है। हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल अग्रीमेंट। मैडम रिकवर नहीं कर सकती सर से, ये भाभी भैया के ऊपर केस करके ये पैसे जीत नहीं सकती। अन्याय भले ही हो और आपको कितने लगे भैया ने भाभी के साथ गलत करा, लेकिन अदालत में ये मामला नहीं जा सकता। अब आप सोचो अदालत में दो ऐसे केस चले गए, जज गुस्से में है बिल्कुल। सुबह सुबह जज बैठा कुर्सी पर, केस सुनने, बच्चा आ गया, बाबूजी बताओ जज साहब मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए पॉकेट मनी वाले। थोड़ी देर बाद वो भाभी आ गई भैया के खिलाफ केस करने, जज के ऊपर डबल केस ऐसे आ गए जो बेकार के थे, जज ने उन्हें भगा दिया। अब देखो तीसरा कहानी भी जज के पास आएगी और जज क्या करता है ये देखिए। अच्छा ये कहानी सुनाने से पहले आपको बता दूं ये क्लास सीएमए की है, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। असल में क्वेश्चन के अंदर CA वर्ड लिखा है एक जगह, तो उसे देखकर बच्चे को लगता है ये CA की क्लास चल रही है। क्यों CMA की क्लास में चार्टर्ड अकाउंटेंट शब्द का इस्तेमाल मना है क्या? है ना, थोड़ा अपनी आंखें और विचार खोलकर क्लास लिया करिए, थोड़े बड़ी नजर वाले और बड़े दिल वाले बनकर आप क्लास करिए। आप 12th पास करने के बाद आगे बढ़ चुके हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। आइए देखिए सिचुएशन नंबर 3। लेखपाल प्रोमिसेस टू पे ₹5 लाख। लेखपाल जी ने 5 लाख रुपए देने का वचन दिया अपने बेटे को अगर वो CA का एग्जाम पास कर लेगा। बाबूजी कह रहे हैं बच्चे से बेटा मेरे अरमान पूरे कर दे, मेरा बड़ा दिल है तू CA कर ले, अगर तू CA एग्जाम पास हो जाता है मैं तेरे को 5 लाख देगा। फादर ने वादा कर दिया बच्चे को, उसे पता नहीं था कि बताओ बच्चे भी बड़े स्मार्ट होते हैं, वादा फादर पूरा ना करे तो अदालत चले जाते हैं। बच्चे ने इमोशनल हो गया, वो बच्चा कह रहा बाबूजी मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। दिन रात बेटे ने बड़ी मेहनत करी और किसी तरह एग्जाम पास कर लिए। बच्चे ने पूरी मेहनत करके कुछ भी करके एग्जाम पास कर लिया। अब वो आया बाबूजी से पैसे मांगने, देखते हैं क्या होता है। ऑन पासिंग द एग्जाम्स द सन क्लेम्स द मनी। हियर द सन कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट। यहां भी बच्चा आया पिता के पास, यहां भी वो फादर के पास आकर बोला देखा बाबूजी आज मैंने आपके अरमान पूरे कर दिए, आपका सपना पूरा कर दिया, मैं पास हो गया हूं, लाओ वो जो 5 लाख का इनाम आपने डिसाइड करा था। बाबूजी बोले बेटा जितनी जोश से तूने ये मांगा उतनी जोश से जिंदगी में कुछ और काम करता तो बढ़िया था। एग्जाम पास हो गए, जा आप नौकरी कर, जा आप कारोबार कर, जिंदगी में कुछ बन और खुद कमा ले पैसे। मुझसे कैसे 5 लाख? वो तो मैंने तुझे मोटिवेट करने के लिए बोला था। बच्चा कह रहा धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा। वो अदालत भाग गया और जज साहब जो पहले से गुस्से में बैठे थे उसने उस बच्चे को भगा दिया, बिल्कुल निकल जा, तूने तो डिग्री ले रखी है, CA बन चुका है, तुझे पता नहीं, निकल जा यहां से, कोई केस नहीं होगा। बच्चा बेचारा रोते हुए मासूम वापस आ गया। वो ठीक है CA का एग्जाम पास कर ले, बच्चा तो बच्चा ही है मासूम। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। ये तीनों कहानियों में वादे थे, इन तीनों कहानियों के अंदर कुछ ना कुछ प्रोमिसेस थे जो कि नहीं निभाए गए। तो जब ये वादे नहीं निभाए गए तो आप मुझे बताइए जिसके साथ, जिसको प्रॉमिस करा गया था, जिसके साथ डील हुई, उसके साथ तो अन्याय हो गया ना। उसके आंसुओं की कीमत
कौन चुकाएगा? वो जिसको वादा करा गया उसके तो अरमान टूट गए। वो बच्चा जिसे 500 रुपए महीना मिलने वाले थे, वो भाभी जी जो इंतजार कर रही थी कि भैया विदेश से पैसे भेजें तो यहां कुछ जिंदगी चले, लाइवलीहुड की परेशानी हो गई उन्हें। और वो मासूम बच्चा जिसको मॉनेटरी मोटिवेशन देकर बाद में धोखा मिला, इनकी गलती क्या थी? क्यों ये अदालत नहीं जा पाए? क्योंकि ये तीनों समझौते सामाजिक नेचर के थे, पारिवारिक नेचर के थे, डोमेस्टिक नेचर के थे। भाई अगर आप अपने घर वालों से वादा करें कि हम मिलकर सिडनी चलेंगे ऑस्ट्रेलिया घूमने अगले महीने और न जाएं, तो क्या घर वाले आप पर केस कर सकते हैं? बताओ, हमारे राजू ने हमसे वादा करा कि सिडनी घुमाएगा और बदमाश कहीं का लेके नहीं जा रहा, जज साहब इसे सजा सुनाओ। नो, दैट्स नॉट रियली पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कहानियों में सोशल एलिमेंट था, तीनों कहानियों में डोमेस्टिक एलिमेंट था। दोस्तों, जिंदगी में वादे और समझौते कोई कम थोड़ी है। आप तो कहीं भी वादा कर देते हो। कोई आदमी आपको बुला रहा, साहब तू आएगा ना मेरी बर्थडे पार्टी में, तेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करूंगा मैं। उसने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करे बिकॉज यू डिड नॉट ईट दिस, यू डोंट ईट दिस पर्टिकुलर आइटम, तो उसने दैट पर्टिकुलर आइटम बनवाया। यू डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, तो उसने दैट टाइप ऑफ म्यूजिक अरेंज करा। यू डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पार्टी अरेंजमेंट, तो उसने दैट टाइप ऑफ पार्टी अरेंजमेंट करा। सारा इंतजाम उसने आपके लिए करा और आप क्या कह रहे हो, यार मैं ना आ नहीं पाऊंगा, सॉरी, वो ना डैड कहीं लेके जा रहे हैं मीटिंग में, कह रहे तू जा नहीं सकता। बताओ आप, मतलब आप सोचो कि आप दुनिया में जहां जहां प्रॉमिस करते हो वहां वहां अगर वादा तोड़ते हो तो क्या हर आदमी कोर्ट ले जा सकता है आपको? नहीं। तो ऐसा क्या है उन केसेस में, उन सिचुएशंस में जो अदालत जा सकते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम व्यापार में ऐसा करते, कारोबार में ऐसे करते, कॉमर्शियली ऐसा करते, तो सामने वाला कोर्ट जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था। और यहां पर ऐसा क्या नहीं है? तो वही हमें समझना है कि हर प्रॉमिस अदालत जाने लायक नहीं होता, हर अग्रीमेंट अदालत जाने लायक नहीं होता। और वो अग्रीमेंट दोस्तों जो अदालत जाने लायक होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताओ एक मिनट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू पीपल वुड बी very much comfortable in English as well as Hindi. I'll not use much Hindi, but I want to ask you one thing. अग्रीमेंट की हिंदी क्या है? समझौता। कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी क्या है? समझौता। तो फिर फर्क क्या रह गया दोनों में? अग्रीमेंट में भी दो लोग एक दूसरे को कुछ वादा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी दो लोग एक दूसरे को कुछ वादा कर रहे हैं। अग्रीमेंट में भी दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस देन? इन अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जब कोई अग्रीमेंट होता है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब दो लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है तो वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। दो लोगों के बीच में जब अग्रीमेंट होता है तो वो कानूनन भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है। दो लोगों के बीच में जब अग्रीमेंट होता है तो वो अदालत ले जाने लायक हो भी सकता है और अदालत ले जाने लायक नहीं भी हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? हर वो समझौता, हर वो अग्रीमेंट, हर वो वादा जो अदालत ले जाने लायक है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप ये तो मान गए कि इन तीनों सिचुएशंस में अदालत नहीं जा पा रहे। व्हाट इज मिसिंग हियर? व्हाई आर दीज सिचुएशंस नॉट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट? क्या कमी क्या है? प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है? कौन सा कलेश है? मैंने बताया कि ये कलेश है कि ये तीनों अदालत ले जाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज हमारे चैप्टर में। ये देखिए, ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या लिखा है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स are agreements, but all agreements are not contract. कैसे? अभी मैंने तुम्हें बताया, जो मैं लिख रहा हूं वो देखो तुम। दो लोगों ने एक दूसरे से कोई अग्रीमेंट करा,
अगर उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जिनसे वो अदालत ले जाने लायक हो जाए। अदालत ले जाने लायक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? एनफोर्सिएबिलिटी मतलब लॉ की नजरों में, अदालत की नजरों में ये लागू करा जा सकने वाला अग्रीमेंट है। इसको अदालत ले जा सकते हैं, कोई पूरा नहीं करेगा तो उसे अदालत के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं उसे। तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जरा मैथमेटिकली सोचो, हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है क्योंकि वो इक्वेशन से बना है, हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है क्योंकि वो उसी से बना है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि क्या पता अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। वीडियो को रिपीट करके सुनना, मैं एक बार लाइन रिपीट कर रहा हूं। अग्रीमेंट में कुछ मिलाया जाता है जिसका नाम एनफोर्सेबिलिटी है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका वो तो अग्रीमेंट है। यही ऊपर लिखा है, देखो, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इज अग्रीमेंट, क्योंकि वो ऐसे ही बना होगा। लेकिन एवरी अग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये हो सकता है हो या ना हो। आराम से आप वीडियो को पहले 10-15 सेकंड के लिए पॉज कर दो, फिर देखो कि ये बात आपको समझ आई कि नहीं समझ आई। क्लियर? मैं मान रहा हूं कि आपने पॉज कर दिया और आपको समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। यही मैं बता रहा हूं बहुत देर से आपको। इसी को तो इक्वेशन में लिख रहे थे हम। अग्रीमेंट में अगर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मिल जाए, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तो वो बनकर तैयार होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात बताओ कि भाई दो लोगों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट तो दो चोरों के बीच में भी हो सकता है, दो किडनैपर के बीच में भी हो सकता है। आप किसी को किसी की सुपारी दे दो, ये फोटो है, उठ जाना चाहिए आदमी, तो वो भी तो अग्रीमेंट ही है, लेकिन वो कानूनन नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो अग्रीमेंट जो अदालत की नजरों में लीगल हैं, वो अग्रीमेंट जो अदालत की नजरों में पॉसिबल हैं, वो अग्रीमेंट जो अदालत की नजरों में अदालत ले जाने लायक हैं, जिनको हम अंग्रेजी में एनफोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं, सिर्फ वो बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पिता का पुत्र को वादा पॉकेट मनी का एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। पति का वादा पत्नी को एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। पिता का बच्चे को इनाम देने का वादा एनफोर्सेबल नहीं था। अरे आप अपने बच्चे से कहते हो अगले हफ्ते तुझे जू ले जाएंगे, जू मतलब चिड़ियाघर, और जू नहीं ले जाते तो क्या वो केस कर सकता है? पापा ने प्रॉमिस तोड़ा, वो बोले मेरे को जू लेके जाएंगे लेकिन नहीं लेके जा रहे। समझे आप? तो हर कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुका है वो अग्रीमेंट होता ही होता है, क्योंकि उसी रास्ते से होकर आप आगे बढ़े होंगे। लेकिन अगर आप अग्रीमेंट पर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने, नहीं भी बन सकता है। क्लियर? दोबारा देखो ये बात, पिछली स्लाइड में यही लिखा था, all contracts are agreement but all agreements are not contracts. You got it or not? पक्का? चलो कुछ ये अच्छे से समझ आना चाहिए। पॉज करके पहले अपने आप से पूछना कि मुझे समझ आया कि नहीं। ठीक है, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं समझने में। अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे 15 सेकंड रोककर तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप मेरी एक मिनट और बात सुनो। भाई आपने अग्रीमेंट बनाया एक, तो जिन दो लोगों ने आपस में अग्रीमेंट बनाया वो एक दूसरे से ये पूछें कि तुम दोनों की जो जिम्मेदारी पैदा हुई वो सोशल नेचर की है कि लीगल नेचर की है। भाई वो जो चिड़ियाघर जाने का वादा हमने अपने बच्चे से करा वो सोशल है, डोमेस्टिक है, घर की बात है, उसमें हमारी इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशंस बनाने की। लेकिन दोस्तों वही बात अगर पिता अपने दो बच्चों से कहता कि मैं तुम्हें जो दिल्ली वाला मकान है बेटा राजू तुझे मिलेगा, और बेटा संजू चंडीगढ़ वाला मकान तुम्हें, वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन है। वो अगर आप वादा करने के बाद मुकरेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, आप अदालत जा पाए।
आप तो प्लीज समझिए कि जब भी दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होगा, जब भी दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होगा, ये देख रहे हैं आप अग्रीमेंट में, ये तराजू की फोटो है, इधर भी कुछ लोग हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, दोनों लोग मिलकर संभालते हैं भाई। अग्रीमेंट में दोनों की जिम्मेदारी है, किसी एक पक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं हो सकता, दोनों पक्षों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब दोनों पक्षों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? जब दोनों पक्षों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर हम दोनों एक दूसरे के प्रति ओब्लिगेशन में बंधे हुए हैं। बस तुम ये पता लगाओ दोस्तों, तुम यू द स्टूडेंट, मेरे दोस्त, तुम ये पता लगाओ कि जो अग्रीमेंट तुम कर रहे हो वो अग्रीमेंट लीगल रिलेशन पैदा कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जो अग्रीमेंट लीगल रिलेशन पैदा करेगा सिर्फ उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। देखो यहां पर अग्रीमेंट कैन बी सोशल ओब्लिगेशन और लीगल ओब्लिगेशन। जो अग्रीमेंट सोशल ओब्लिगेशन वाला होगा, जो अग्रीमेंट सोशल ओब्लिगेशन वाला होगा वो केवल एक अग्रीमेंट कहलाएगा, जस्ट एन अग्रीमेंट। और जो लीगल ओब्लिगेशन वाला होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो पता है आपको व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मैं पढ़ाना चाहता था। यहां आपको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट और किसी चीज को नहीं कहते, अग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अगर वो लीगली नेचर का करेक्ट है तो। भाई दो लोगों के बीच में, आप मुझे बताओ, दुनिया में लोग समझौते नहीं कर रहे क्या? जगह जगह न जाने कैसे कैसे समझौते लोग कर रहे होंगे आपस में। वो समझौते अगर लीगल रिलेशन रखते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हां, अब आपको यह पढ़ना चाहिए कि अग्रीमेंट कैसे बनता है और लीगल रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आज की क्लास अभी चालू है, आज की क्लास में आपने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है, आज की क्लास में आपने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक अग्रीमेंट के अंदर लीगल रिलेशंस पैदा करने की, लीगल ओब्लिगेशंस पैदा करने की ताकत होती है। तो आपको इसका मतलब हमारे चैप्टर के अंदर दो टॉपिक बेसिक पढ़ने हैं, अग्रीमेंट कैसे क्रिएट होता है और लीगल रिलेशंस कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन दिखाऊं मैं आपको तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको पता चलेगी, बड़ी क्लियर कट डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट अग्रीमेंट के बारे में सब कुछ समझ जाए और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के बारे में समझ जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर उसे आ जाएगा। दोस्तों यही तो वो दो बड़े टॉपिक हैं जो पूरे चैप्टर में समाये हुए आपको मिलेंगे। कोई आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है तो इसका मतलब वो दो चीजों पर आपसे पीएचडी करवाना चाहता है, वो दो चीजों पर आपका डिस्क्रिप्शन चाहता है, पहला अग्रीमेंट कैसे और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ खास चीज। पहले आप ये देखो, ये वो समरी है जो तुम्हें पढ़कर समझ आ जानी चाहिए। अगर मेरे बिना बोले, मतलब मैं रीड करके सुनाऊंगा, मेरे बिना समझाए अगर ये पैराग्राफ आपको समझ आया तब आप आगे बढ़ना, नहीं तो अब तक की क्लास दोबारा देखना आप, क्योंकि ये कंक्लूजन लिखा है मैंने, नया पॉइंट नहीं है ये। अब तक जो मैं समझा चुका उसकी समरी, उसका कंक्लूजन, उसका सार, उसकी समाप्ति ये है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। टर्म अग्रीमेंट is a wide term. It includes both social and legal obligations, but only those agreements which the parties intend to enforce legally culminates, मतलब converts into contract. आप पॉज करो, इसको समझो, जो लोग नहीं समझ पाए वो मेरी बात सुने। अग्रीमेंट एक बड़ा शब्द है। अग्रीमेंट सोशल और लीगल दोनों टाइप की ऑब्लिगेशन से जुड़ा होता है, लेकिन जो सोशल वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, जो लीगल वाले हैं सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो ये बात कोई नई तो नहीं है, पिछले 60 मिनट से हम यही समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। समझ आया आपको? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए आप, ये वो इक्वेशन है जो मैं पहले ही आपको लिखवा चुका। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मैं आपको अब डेफिनेशन दिखाना चाहता हूं। डेफिनेशन वैसे एक लाइन की है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट तो इक्वेशन लिखिएगा, लेकिन डेफिनेशन अच्छी लगती है। डेफिनेशन पता है क्या? एन अग्रीमेंट
देखो यहां पर भी लिखा है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक लाइन की डेफिनेशन है और दुनिया समाई है दोस्तों उसमें। ऐसी पीएचडी करवाऊंगा मैं आपको, आप देखिएगा एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अब डेफिनेशन देखिए आप, और ये याद करनी है आपको, एज इट इज पी जाइएगा इसको। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872 as an agreement enforceable by law। देख रहे हैं आप, अलग अलग कलर से लिखा था मैंने, हाइलाइटर भी अलग अलग कलर से कर देता हूं, एक मिनट। एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये देखो आप, एन अग्रीमेंट, इसका मतलब अग्रीमेंट जुड़ जाए और वो एनफोर्सेबल वाली नेचर का हो। तो ये दो चीजें अगर जुड़ जाएं तो बस बनकर पैदा हो जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। यही तो हमारा कोर्स है, यही हमें समझना है दोस्तों, यही हमें आने वाली मुलाकातों में सीखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो डेफिनेशन में हम समझ चुके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो हमें समझना है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार होता है वो हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो आपको ये बात तो पक्का पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे 10 मिनट आप और दें, और आने वाले 10 मिनट में मैं आपको टॉपिक ना पढ़ाकर आपको यह बताना चाहता हूं कि अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। आने वाली मुलाकातों में जो हम बातों को पढ़ेंगे, मैं उसका एक झलकी आपको दिखाना चाहता हूं, एक प्रकार का इंडेक्स कि हम आने वाली क्लासों में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस पेज को देखकर या इस इक्वेशन को देखकर हमें यह तो पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर की पूरी पढ़ाई इन दो चीजों पर आधारित है। एक अग्रीमेंट क्या, कैसे, कब, क्यों, कहां, और एक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां। ये दो बातें अगर हमें समझ आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पर हम पीएचडी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो हम आंसर ना कर सकें, अगर हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाए। तो जरा देखो दोस्तों कि एक तो है अग्रीमेंट, ये रही उसकी डेफिनेशन, और एक है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये रही उसकी डेफिनेशन। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, समझेंगे अगली क्लास में। व्हाट इज अग्रीमेंट एंड व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ डिटेल में समझेंगे। देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, अलग अलग पार्ट्स है। विल डू दैट लेटर, बट नाउ आई वांटेड टू शो यू द काइंड ऑफ लिस्ट वी विल स्टडी इन द नियर फ्यूचर। व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट देखिए, सेक्शन 2E में अग्रीमेंट है। Every promise and set of promise forming consideration for each other। मतलब हमने किसी को सिर्फ प्रॉमिस करा और बदले में हमें कुछ नहीं मिला तो वो प्रॉमिस ही रहता है। हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं तेरे मंदिर में दीवार बनवा दूंगा, कोई बात नहीं, पुजारी जी को हमने वादा करा, पुजारी जी आप परेशान मत हो, आपके मंदिर में मैं दीवार बनवा दूंगा, टूट गई आप दुखी मत हो। तो हमने वादा कर दिया, ना बनवाए तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा वादा, ऐसा प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, जिसमें सामने वाले को भी कुछ मिले, उस प्रॉमिस को ही हम अग्रीमेंट कहते हैं। प्रॉमिस को ही हम अग्रीमेंट कहते हैं अगर प्रॉमिस में क्या हो, कंसीडरेशन। दो लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा, दो लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा। प्रॉमिस करने के साथ वहां पर बात खत्म नहीं हुई, हमने किसी को प्रॉमिस करा और बदले में हमें कुछ मिला। भाई सिंगर ने प्रॉमिस करा कि वो हमारे बर्थडे पार्टी में गाना गाएगा, छोटी नहीं बड़ी सी बर्थडे पार्टी थी, तो बर्थडे पार्टी में सिंगर ने प्रॉमिस करा कि वो हमारे शो में गाना गाएगा। हमने उसको भी प्रॉमिस करा कि आप गाना गाओगे, हम आपको 5 लाख रुपए एक नाइट के देंगे, पूरी रात आप गाना गाइएगा, पार्टी को बिल्कुल बढ़िया बना दीजिएगा। तो दोनों ने एक दूसरे को वादा करा, दोनों लोग एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे, वो डील हो गई, वो एक अग्रीमेंट है। भाई अगर एक ही तरफा प्रॉमिस हो, उधर से कुछ ना आए, तो वो अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, एक तो अग्रीमेंट पर हम चर्चा करेंगे आने वाले दिन में। दूसरा, मान लो हम अग्रीमेंट बना भी लें, है ना,
अग्रीमेंट बनाने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि वो अदालत ले जाने लायक है कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं? भाई आपने अग्रीमेंट बना लिया, लेकिन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसमें क्या होगी? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये पढ़ो आप, नीचे दी गई, नीचे दी गई, ध्यान से सुनिएगा, नीचे दी गई कितनी है? 8 चीजें। ये 8 चीजें अगर आपके अग्रीमेंट में मौजूद हैं तो आपका अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब 1 मिनट में आपको इक्वेशन पे लेके जाना चाहता हूं। देखिएगा जरा, ये इक्वेशन थी ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट में एक तो चाहिए अग्रीमेंट और एक चाहिए एनफोर्सेबिलिटी, और एनफोर्सेबिलिटी में कितने पॉइंट्स हैं? 8। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको 1 + 8 = 9। 9 चीजें अगर आपको मिल जाएं, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपको 9 चीजें मिल जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। एक अग्रीमेंट, और उस अग्रीमेंट के अंदर फैक्टर्स होने चाहिए कितने? 8। एक अग्रीमेंट और उसके अंदर कौन कौन सी 8 होनी चाहिए वो यहां पर बताया जाएगा। देखो आप, इफ एन अग्रीमेंट कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स देन इट विल बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तब हम उसे एनफोर्सेबल बाय लॉ मानेंगे। और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ मानने के लिए कौन सी 8 चीजें? देखिए आप, ये इन पर ऐसी चर्चा करेंगे आप, देखिएगा डॉक्टर शर्मा जाएंगे, ऐसी सर्जरी नहीं होती होगी जैसी सर्जरी हम इन टॉपिक्स की करेंगे। इतना खतरनाक एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस वर्ड शर्माएगा अपने आप से। देखिएगा ये 8 चीजें क्या हैं, देखिए आप, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये 8 चीजें क्या हैं? पहला, फ्री कंसेंट। दूसरा, लॉफुल कंसीडरेशन। सुनने में समझ आए ना समझ आए मैं नहीं समझाऊंगा आज, क्योंकि मेरा काम है आज आपके दिल के अंदर ये बातें पैदा कर देना कि हम ये जरूर पढ़ेंगे आने वाली मुलाकात में। हमें 2 चीजें पढ़नी है, व्हाट इज अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के 8 चीजों के अंदर का डिस्कशन। तीसरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट। 5वां, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। और छठा, शुड नॉट बी वॉइड। 7वां, सर्टेन एंड केपेबल। और 8वां, लीगल फॉर्मेलिटीज। इन 8 के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और जब हम इन 8 के ऊपर चर्चा कर देंगे 50% चैप्टर आपका फिनिश हो चुका होगा। यहां तक खत्म करने का मतलब है कि 50% चैप्टर आपका पूरा हो गया। और आपको बता दूं, अभी की आज की डेट के हिसाब से आपका जो पेपर का मार्किंग पैटर्न है, ये चैप्टर 40 नंबर का आता है। हैरानी हुई सुनकर आपको? ये चैप्टर 40 नंबर का आता है भाई साहब, 40 मार्क्स। तो अगर ये 8 पॉइंट पर आपने चर्चा कर ली प्लस एक वो जो अग्रीमेंट है, तो ये 9 पॉइंट आने वाली मुलाकात में हम डिटेल में सीखेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, कि जो भी आप यहां पढ़ रहे वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथेंटिक है। मेरी मुलाकात में, मेरी क्लास में जो आप लिखते या पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई भी किताब हो, आप उसका क्वेश्चन ट्राई करके देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि कोई किताब मत छुओ सिवाय मेरी किताब के, खूब छुओ किताब, लेकिन उस किताब का पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, उस किताब से क्वेश्चन सॉल्व करने। भाई प्रैक्टिस के लिए सवाल तो किसी भी किताब के लगाइए, किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। लेकिन जब मैं कहूं आपसे कि मेरा चैप्टर पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब आप इंडिपेंडेंट हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, सवाल कर सकते हैं आप, फिर आप देखिएगा कहीं का भी सवाल हो आपसे हो जाएगा। लेकिन आज क्लास चलते हुए आप कंपैरिजन करने बैठेंगे कि भाई इस किताब में तो ऐसे लिखा है, इस किताब में ऐसे लिखा है, राघव सर ने ऐसे लिखवाया है, तो कोई फायदा नहीं। लेट अस फिनिश द चैप्टर फर्स्ट and then have a look at any question of your choice or anybody's choice. You will be able to solve it for sure. कोई भी सवाल, शिकायत, डाउट आपका हो, लिख के रखिए, मुझ तक पहुंचाइए। मैं फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सीएमए तीनों का लॉ पढ़ाता हूं। सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल।
तो हमारी लंबी जर्नी है दोस्तों, आपके पास होने से मुझे भी बहुत फायदा है। तो जो आपको कराया जा रहा है यहाँ पर वही सही है, कुछ और सोचने और देखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CMA संतोष कुमार। 4 साल पहले मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया लाइव क्लासेज को कम्प्लीटली बंद करके स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज के अंदर में एंट्री करना अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मकसद हमारा एक ही था कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया और आज लगभग 70,000 प्लस कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारी सारी फैकल्टी डेली बेसिस पे आपके डाउट सेशन को लेती है। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है। आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेना है, आपके मार्क्स कितने हैं उसको मार्क्स कॉपी चेक करके मार्क्स आपसे शेयर करना और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज हमारे अपने बच्चों के पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hey there, this is Komal Mishra of class 11 and also a student of COC. This is Shreya. I'm a student of CA Foundation. I'm Vyas from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I'm also very thankful to Santosh sir. He's really a very nice teacher. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. मुझे वेद कुमार सर की पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगी, जिस टेक्निक से उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया। The wonderful style of teaching of Santosh sir has made accounts very interesting to me and it has become the most favorite subject of mine. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।